हेलो फ्रेंड्स, मैंने कई बार आपको रेसिपीज़ के बारे में बताया हुआ है कि होल व्हीट की रेसिपी कौन सी होती है, वाइट ब्रेड की रेसिपी कौन सी होती है। कई रेसिपीज़ के बारे में आपसे डिस्कस भी किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, जो आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं आपको बेकरी की नॉलेज देने वाला हूँ। कुछ टाइप्स के, जैसे बेकरी में एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट आंसर में, या फिर कई चीज़ों की हमें बेकरी की नॉलेज होनी चाहिए। शॉर्ट चीज़ों पर जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं बेकरी से रिलेटेड, जो हमें हर चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि बेकरी है क्या, हमें सेल्फ राइजिंग फ्लावर क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, हार्ड फ्लावर, सॉफ्ट फ्लावर, जो मैंने बताया हुआ है। सो इसी टाइप में आज मैं आपको कुछ नई जानकारी देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ डीएस मेहरा। सबसे पहले जो पॉइंट है दोस्तों, सेल्फ रेजिंग फ्लावर। कि सेल्फ रेजिंग फ्लावर क्या होता है, यानी कि हम किसी भी चीज़ को बैटर के लिए, स्पॉन्ज के लिए, किसी भी चीज़ को, उस प्रोडक्ट को यानी कि उस मैदे को यूज़ कर सकते हैं अपने स्पॉन्ज के तौर पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सेल्फ रेजिंग फ्लावर में सबसे पहले फ्लावर, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट, ये तीन चीज़ें मिली हुई रहती है। इन तीन चीज़ों को कोई भी कंपनी उसे मिक्स करके पहले से रखती है, जैसे कि फ्लावर और सॉल्ट और बेकिंग पाउडर। ये जो तीन चीज़ें होती है दोस्तों, सॉल्ट नेसेसरी नहीं होता, क्योंकि सॉल्ट ज़रूरी भी नहीं होता। चाहे आप उसमें एक ग्राम डालो या 2 ग्राम डालो, उस चीज़ के लिए डाल के भी रख सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। लेकिन पहले जो मैंने आपको बताया कि बेकिंग पाउडर और फ्लावर, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं सेल्फ रेजिंग फ्लावर में पहले से डालने के लिए। ठीक है, ये जो मैंने आपको सिंपल सी रेसिपी बताई हुई है कि सेल्फ रेजिंग फ्लावर कैसे लगाते हैं, क्या उसके घर में आप होममेड तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन कई जो कंपनीज़ होती है अलग अलग तौर पे अपने यूज़ करते हैं दोस्तों, उसमें कई केमिकल्स वगैरह भी डालते हैं, लाइक पोटेशियम, सोडियम वगैरह, जो मैंने आपको बताया हुआ है, कैल्शियम्स वगैरह। तो उस चीज़ों के लिए सेल्फ रेजिंग फ्लावर के लिए डाला जाता है। ठीक है, एक सिंपल सी जो मैंने आपको रेसिपी बताई है कि सेल्फ रेजिंग फ्लावर में कौन सी रेसिपीज़ लगानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले फ्लावर लेंगे 250 ग्राम, यानी कि आप 1 कप इसमें फ्लावर ले सकते हैं। बेकिंग पाउडर लेंगे 6 ग्राम। ठीक है, अब इसे देखिए, इसमें ना कंपलसरी होता है, 6 ग्राम भी हो सकता है, 8 ग्राम भी हो सकता है, 10 ग्राम भी हो सकता है। ठीक है, ये कंपलसरी होता है दोस्तों, किसी भी आप डाल सकते हो, लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से डालना चाहो तो आप 6 ग्राम डाल सकते हो। ठीक है, और 2 ग्राम सॉल्ट। दोस्तों, ये जो 2 ग्राम सॉल्ट है, मैंने आपको बताया कि नेसेसरी तौर पे होता है। आप इसमें 1 ग्राम डालें या फिर नहीं भी डालें, लेकिन एक सेल्फ रेजिंग फ्लावर में बेकिंग पाउडर और फ्लावर का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये आपको पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया दोस्तों कि सेल्फ रेजिंग फ्लावर क्या होता है। सेल्फ रेजिंग फ्लावर का मतलब ये होता है कि हम बिना उसमें किसी भी चीज़ को ऐड किए हुए उस प्रोडक्ट को उठा पाए, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ा पाए, उसका वॉल्यूम बढ़ा पाए, उसकी सॉफ्टनेस बढ़ा पाए, तो उसको बोलते हैं सेल्फ रेजिंग फ्लावर। जो कि इसमें पहले से बेकिंग पाउडर और सॉल्ट इसमें पहले से मौजूद होता है, जिससे कि हमारी जो फ्लावर की हम जब बनाते हैं तो उस चीज़ में किसी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, उस चीज़ को सेल्फ रेजिंग फ्लावर बोलते हैं। और हाँ, जब इसे डालने के बाद दोस्तों स्टेन कर लिया जाता है, यानी कि इसे छान लिया जाता है। नहीं तो ऐसा होगा कि हमारा बेकिंग पाउडर कहीं एक जगह रह जाएगा, सॉल्ट इसे एक जगह रह जाएगा। इसे 2 से करीबन 3 बार इसे छाना जाता है कि ये फ्लावर में अच्छी तरीके से मिक्स हो पाए। उसमें जो एयर सेल्स आ जाती है छोटे छोटे से, मैंने आपको जो बताया हुआ है कि स्टेन करने से ऐसा होता है कि जो फ्लावर में होते हैं छोटे छोटे एयर सेल्स आ जाते हैं, तो वो चीज़ भी आ जाती है दोस्तों। और जो अपने आप राइजिंग फ्लावर होता है वो भी उठ के आ जाता है। ठीक है, तो सेल्फ राइजिंग फ्लावर दोस्तों आपको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया हुआ है, स्ट्रॉन्ग फ्लावर यूज इन केक मेकिंग। ठीक है, मतलब ऐसा जो मैंने आपको बताया हुआ कि सॉफ्ट फ्लावर को हम यूज़ करते हैं केक मेकिंग के लिए, और बाई चांस मान लो कि अगर आप सॉफ्ट फ्लावर की जगह स्ट्रॉन्ग फ्लावर यूज़ करते हो केक मेकिंग में, तो ऐसा क्या होगा जिससे कि हमारा सॉफ्ट फ्लावर की वैल्यू अलग होती है और स्ट्रॉन्ग फ्लावर की वैल्यू अलग होती है। ठीक है, देखिए, अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्लावर को यूज़ करते हो केक मेकिंग के लिए, ठीक है, जो कि हम इसमें सॉफ्ट फ्लावर यूज़ करते हैं, और बाई चांस अगर आप सॉफ्ट फ्लावर की जगह स्ट्रॉन्ग फ्लावर यूज़ करते हो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी रेसिपीज़ में, आपके प्रोडक्ट में। सबसे पहले जो फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, हार्ड आ जाएगा अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्लावर से बनाएंगे, क्योंकि उसमें ग्लूटेन बहुत ज़्यादा होता है, तो स्ट्रॉन्ग फ्लावर से जो होगा आपके हार्ड हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में ड्राई ईटिंग क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, ये क्वालिटी है, तो ड्राई ईटिंग आ जाएगी, मतलब खाने में वो रूखा सूखा सा लगेगा, उसमें कोई ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होगा, कोई टेक्सचर नहीं होगा, उस चीज़ के लिए उसमें सेकंड पॉइंट पे ड्राई रहेगा। जो तीसरा पॉइंट है वो पिक सेंटर रहेगा, यानी कि जैसे कि अपना शिखर आपने देखा ही होगा, या फिर पठार वगैरह जो आप जानते हो, पहाड़ वगैरह, तो उस तरीके से आपका जो स्पंज आ जाएगा वो एक साथ आ जाएगा, मतलब फ्लैट होगा और बीच में से उठा हुआ रहेगा। तो इस तरीके से वो थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया, पिक सेंटर, यानी कि बीच में से उठा हुआ रहेगा, यानी कि उतना स्पॉन्जी नहीं आएगा, उतना वैल्यू नहीं आएगा, उसकी सॉफ्टनेस नहीं आएगी। तो ये 3 चीज़ें होती है दोस्तों
जो कि स्ट्रॉन्ग फ्लावर को हम सॉफ्ट फ्लावर की जगह हम यूज़ करने पे हमारी जो प्रोडक्ट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जो तीसरा पॉइंट है वो ईस्ट फूड है कि हम ईस्ट फूड क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो ईस्ट का जो फूड है वो शुगर होता है, शुगर से उसे पावर मिलती है, उसे CO2 गैस मिलती है, जिससे कि हमारी जो ब्रेड है वो उठ जाती है, यानी कि उसका जो सॉफ्टनेस है उसके सब शुगर की वजह से आता है। लेकिन एक चीज़ और, अगर हम उसमें शुगर अगर हम एक्स्ट्रा डाल दें, यानी कि जितना हम क्वान्टिटी डालते हैं उससे अगर हम ज़्यादा डाल दें तो ईस्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उस चीज़ में देखिए शुगर प्लस टू मच कर दें तो उससे क्या इफेक्ट करेगा। पहले वो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा, वो आपकी जो ब्रेड होगी वहीं पर ही सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। उठेगी तो सही, लेकिन वो कितना उठेगी, उसका हाफ से भी हाफ उठेगी, वो बहुत ही कम उठेगी, सिकुड़ जाएगी, ऊपर से बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे उस पर। ऐसा होता है जब हमारी शुगर जब उसमें ज़्यादा चली जाती है तो ईस्ट एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो शुगर तो खा चुकी है, अपना फूड तो कंज्यूम कर चुकी है, और इससे ये होता है कि वो ईस्ट ज़्यादा हो गई है। ईस्ट जब ज़्यादा हो जाती है तो वो एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर देती है, तो वो फर्मेंटेशन वहीं पर ही रुक जाएगी, यानी कि जो आपकी ब्रेड है वो आधे मोल्ड तक ही उठेगी, उसके बाद नहीं उठेगी। तो क्या पॉइंट मिला आपको कि ज़्यादा आपको शुगर डालने से आपकी जो ब्रेड है मोल्ड से हाफ एन आवर मतलब हाफ ही उठेगी, ज़्यादा नहीं उठेगी। दूसरा वहीं पर ही उस श्रिंक हो जाएगी और बबल्स आने यानी कि वहीं पर ही स्टार्ट हो जाएंगे उसमें, यानी कि जिससे कि जो ब्रेड है वो वहीं पर ही ख़राब होने स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों चौथा पॉइंट है पाउडर शुगर के बारे में। देखिए जो पाउडर शुगर होती है उसे कन्फेक्शनरी शुगर भी बोलते हैं। कन्फेक्शनरी शुगर को हम पाउडर शुगर भी बोलते हैं। अब जब मान लो कि बेकरी शुगर कौन सी होती है कि आपकी जो बेकरी शुगर होगी उसे हम ब्रेकफास्ट शुगर बोलते हैं, जिसे हम कैस्टर शुगर बोलते हैं, हल्की सी दानेदार सूजी की तरह होती है। मैंने आपको कई वीडियोस में दिखाया हुआ है कि ब्रेकफास्ट शुगर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ग्रेनुलेटेड शुगर यूज़ नहीं करते। ग्रेनुलेटेड मतलब जो हमारे घर में थोड़ी सी जो मोटे दानेदार वाली होती है उस चीज़ को बोलते हैं ग्रेनुलेटेड, वो यूज़ नहीं करते क्योंकि वो उतनी जल्दी नहीं घुल पाती, चाहे अपने ब्रेड की रेसिपी में, कुकीज़ की रेसिपी में वो उतनी जल्दी घुलती नहीं है, तो इस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते, इसलिए हम उसे ब्रेकफास्ट शुगर यूज़ करते हैं, कैस्टर शुगर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पाउडर शुगर है कन्फेक्शनरी शुगर, बेकरी शुगर है ब्रेकफास्ट शुगर, और कैस्टर शुगर। दोस्तों जो मैंने पांचों पॉइंट बताया हुआ कैरेमलाइजेशन है। देखिए कैरेमलाइजेशन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसकी जो हम जब शुगर को हम जब उसे पकाते हैं उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उस चीज़ को हम बोलते हैं कैरेमलाइजेशन। ठीक है, उसका जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, देखिए 220 से लेकर 360 तक, वो फ़ारेनहाइट में मैं आपको बता रहा हूँ। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस मैंने आपको बताया हुआ कि क्या फ़र्क क्या होता है। और अगर हम इसे सेल्सियस में बात करते हैं तो 160 से लेकर 182 तक, ये दोस्तों सेल्सियस में आएगा। फ़ारेनहाइट में आपको 320 से लेकर 360, और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 160 से लेके 182 तक ये कैरेमलाइजेशन का टेम्परेचर होता है, जिसे कई बार क्वेश्चन पे पूछ लिया जाता है, या फिर आपको कई बार नॉलेज होनी चाहिए कि कैरेमलाइजेशन का, शुगर का कैरेमलाइजेशन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों अब मैंने आपको बताया कि सेल्सियस में क्या टेम्परेचर होना चाहिए और फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होना चाहिए। जो छठा पॉइंट है वो एग स्टोरेज है कि एग को कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। मैंने आपको बताया हुआ अभी कि फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है, कूलिंग का टेम्परेचर क्या होता है, तो उसी टेम्परेचर पे हम उसे अपने जो एग को स्टोर करते हैं, कोई भी अपने जो बटर होता है उस चीज़ को स्टोर करते हैं, जिससे कि जो हमारा जो सेफ़ हो जाए, कोई भी अपना प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उस चीज़ के लिए 2 से लेकर 5 डिग्री तक दोस्तों हम सेल्सियस को उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं। जो भी अपना फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो एग स्टोरेज का ही टेम्परेचर होता है, जिससे कि हमारा जो कोई भी प्रोडक्ट होता है वो ठंडे प्रोडक्ट पे रहता है कि हमारा कोई भी चीज़ हमें यूज़ कर रहे हो तो वो ख़राब ना हो। तो इस चीज़ के लिए हम उसे कोल्ड टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं, चाहे बटर मान लो, एग मान लो, उस चीज़ को हम बाहर नहीं रखते हैं क्योंकि बाहर होती है गर्मी, जिससे हमारा जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसे सही टेम्परेचर पे रखा जाता है, जैसे कि हम अगर आगे कोई भी प्रोडक्ट बनाए तो उस पर इफेक्ट ना पड़े और हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा है। ठीक है, जो उसका टेम्परेचर बताया मैंने आपको 2 से लेकर 5 डिग्री को उसका रहना चाहिए। और दोस्तों फ़ारेनहाइट में अगर आप लगाओगे कि 32 से लेकर 41 तक, तो उस चीज़ को कोल्ड टेम्परेचर में रखा जाता है, जिस चीज़ को मैंने फ़ारेनहाइट में बताया हुआ है। तो इस चीज़ को ही बताया हुआ है कि फ़ारेनहाइट पे किस टेम्परेचर पे रखना चाहिए और सेल्सियस में क्या उसका टेम्परेचर होना चाहिए। जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों ब्रेड इम्प्रूवर पे, कि ब्रेड इम्प्रूवर में क्या हम चीज़ डालते हैं जिससे कि हम उसे ब्रेड इम्प्रूवर बोलते हैं। ठीक है, उसके कुछ नाम मैंने आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ पोटेशियम ब्रोमोनेट, यानी कि पोटेशियम से रिलेटेड जो भी अपने प्रोडक्ट होते हैं वो ब्रेड इम्प्रूवर का काम करते हैं, इसलिए देखिए पोटेशियम ब्रोमेट वो ब्रेड इम्प्रूवर में आता है दोस्तों। एस्कॉर्बिक एसिड, मिल्क, एग, सोया फ्लावर और इमल्सिफायर, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताए हुए कि ब्रेड इम्प्रूवर में इस चीज़ को हम अगर हम डालें तो हमारा वो ब्रेड इम्प्रूवर का काम करती है। मैंने इसमें आपको 3 केमिकल नेम और 3 इसमें नेचुरल नेम बताए हुए हैं। पहले जो मैंने आपको बताया था पोटेशियम ब्रोमोनेट, सेकंड में बताया मैंने आपको एस्कॉर्बिक एसिड, और लास्ट में ये आपको बताया इमल्सिफायर। ये जो 3 पॉइंट है दोस्तों ये केमिकल से रिलेटेड है, और जो मैं आपको 3 पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ जो अपने नेचुरल से रिलेटेड होते हैं। पहला है मिल्क, दूसरा एग और तीसरा है सोया फ्लावर।
तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये नेचुरल तौर पे ब्रेड इम्प्रूवर का काम करती है। और जो मैंने आपको बताया कि 3 जो आपको केमिकल्स नेम बताए हुए थे, ये भी ब्रेड इम्प्रूवर का काम करती है। दोस्तों ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो ब्रेड इम्प्रूवर से रिलेटेड है। उसमें अगर मैं आपको बताता तो काफ़ी सारे नाम है दोस्तों उसमें, जो भी अपने केमिकल से रिलेटेड है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, तो ये भी ब्रेड इम्प्रूवर का काम करती है। और नेचुरल में तो आपको मैंने बता ही दिया है। इससे रिलेटेड माल्टा भी होता है दोस्तों, माल्टा भी मैंने आपको बताया, जो जौ के जो दाने होते हैं अंकुरित करके उस चीज़ को भी हम ब्रेड इम्प्रूवर में लेते हैं सुखाने के बाद। सो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बताया बेकरी से रिलेटेड में, आप इसको यूज़ कर सकते हो, अच्छी तरीके से ध्यान में याद कर सकते हो, क्योंकि हमें नॉलेज जो हमें मिलती रहती है बेकरी से रिलेटेड में, क्योंकि हमें सही भी लगता है अगर आप बेकरी में काम करते हो, चाहे बेकरी से आप सीखते भी हो, लेकिन आपको बेकरी के बारे में पता भी रहे धीरे धीरे करके, तो इस चीज़ का भी हमें अच्छा इफेक्ट पड़ता है हमारे नॉलेज पे, हमारे स्किल्स पे, क्योंकि जब हमें स्किल्स पे काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम साथ में अगर नॉलेज भी मिलते रहे तो उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है, हमारी दिमाग को भी फ़ायदा मिलता है, हमारे स्किल्स पे भी वो काफ़ी काम आता है। सो आई होप दोस्तों जो मैंने आपको बताया बेकरी से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी और नॉलेज में। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।